गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो रेगुलर एग्जाम अपडेट्स और करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और होपफुली कल या 1 तारीख को मैं पूरे महीने का एमसीक्यू का करंट अफेयर्स भी आपके लिए ले आऊंगा, जिसमें हम लगभग 300 से ज़्यादा प्रश्नों को पूरे महीने में जो चर्चा में रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेगुलर वीडियोज़ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं 30 मई 2024 के करंट अफेयर्स। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत का कार्यकाल केंद्र द्वारा एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1958 में की गई है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में। देखिए, ये दूसरा इंसान है जिनका भी कार्यकाल बढ़ाया गया है। इससे पहले जो आर्मी के चीफ हैं मनोज पांडे सर, ठीक है, उनका कार्यकाल भी 1 मंथ के लिए, ठीक है, 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। तो इसी वजह से ये चर्चा में रेगुलर बने हुए थे। ठीक है, समीर वी कामत का कार्यकाल केंद्र सरकार ने 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। अब ये 31 मई 2025 तक डीआरडीओ के चेयरपर्सन के पद पर रहेंगे। इसके अलावा डीआरडीओ अभी हाल ही में और चर्चा में था। एक तो लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। डीआरडीओ ने सेना के लिए सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है। ये कानपुर की फैसिलिटी ने डेवलप की थी और इसकी टेस्टिंग आपकी चंडीगढ़ में की गई थी। इसके अलावा एक प्लेटफॉर्म डीआरडीओ ने लॉन्च किया था इंडियन नेवी के लिए, तो इसका नाम था स्पेस सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म, माफ कीजिए, फॉर अकूस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवेल्युएशन। ठीक है, तो पूरा स्पेस शॉर्ट में इसका नाम था। प्रीमियर टेस्टिंग हब फॉर सोनार सिस्टम। सोनार होता है बेसिकली साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो जो समुद्र के आपके तलहटी पर, समुद्र की गहराई में वस्तु की स्थितियों का पता लगाने के लिए सोनार सिस्टम्स का यूज किया जाता है। और ये इंडियन नेवी के लिए डीआरडीओ ने डेवलप की है। कहां पर? इडुक्की, केरला में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर को बहुसांस्कृतिक राजदूत कार्यक्रम, इंग्लिश में इसको बोला जा रहा है मल्टी कल्चरल एम्बेसडर प्रोग्राम में, टोटल 54 रिप्रेजेंटेटिव है, उसमें से किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो भारत के फेमस क्रिकेटर रहे हैं रवि शास्त्री जी, वर्तमान में कमेंटेटरी भी करते हैं। तो इनको चुना गया है इस बहुसांस्कृतिक राजदूत कार्यक्रम में। किसका है ये? सीए का है, यानी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। जैसे भारत का बीसीसीआई है, ऐसी ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है। उन्होंने एक मल्टी कल्चरल एम्बेसडर प्रोग्राम चलाया है और उसमें 54 रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना गया है, जिसमें से एक है रवि शास्त्री जी। तो ये याद रखिएगा किसका है? क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बुधवार को पाकिस्तान और भारत के पूर्व स्टार वसीम अकरम और रवि शास्त्री को, तो 2 नाम आप स्पेशली याद रखिएगा, वसीम अकरम और रवि शास्त्री, मल्टी कल्चरल एम्बेसडर प्रोग्राम के 54 प्रतिनिधियों में शामिल किया है। इसके अलावा कुछ और जो अभी ब्रांड एम्बेसडर चर्चा में रहे हैं वो देख लेते हैं। फ्रेंच कार मेकर सिट्रोएन, तो अभी सिट्रोएन फ्रांसीसी कार निर्माता है, उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। T20 वर्ल्ड कप एम्बेसडर, T20 वर्ल्ड कप में अभी तक टोटल 4 एम्बेसडर चुन लिए गए हैं। पहले T20 वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं। इस बार ये न्यूयॉर्क और वेस्ट इंडीज में जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और अगर महिला के विश्व कप की बात करें, वो भी इसी बार होने वाला है T20 का, वो बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। जो एम्बेसडर चुने गए हैं लेटेस्ट है शाहिद अफरीदी, इनसे पहले युवराज सिंह को, क्रिस गेल को और उसेन बोल्ट को ब्रांड एम्बेसडर इसका बनाया गया था। यूनिसेफ इंडिया की एम्बेसडर किसको बनाया गया है? करीना कपूर खान को। संजना सांगी जी को स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और जो भारत के स्टार भाला फेंक या जेवलिन थ्रोअर है नीरज चोपड़ा जी, उनको एवरेडी बैटरीज का एम्बेसडर बनाया गया था। तो ये अभी सब चर्चा में थे। किस संगठन ने सभी के लिए स्वास्थ्य जनादेश यानी हेल्थ फॉर ऑल मैंडेट, ठीक है, यहां पर आप पीछे पढ़ भी सकते हैं, इसको स्थायी रूप से वित्त पोषित करने के लिए अपना पहला निवेश दौर शुरू किया है? तो इन्वेस्टमेंट सेशन इनका पहला चल रहा है। और किसका है ये? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की एक पहल है हेल्थ फॉर ऑल मैंडेट। और इसका देखिए पहला निवेश दौर है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप पढ़ सकते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने स्वास्थ्य के लिए सभी के लिए जनादेश को स्थायी रूप से वित्त पोषित करने के लिए अपना पहला निवेश दौर शुरू किया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब संगठन 2028 तक अपने वित्त पोषित करने के तरीके को बदलना चाहता है। तो अपनी फाइनेंसिंग के जो वेज हैं उसको ये चेंज करना चाहता है। अगर बात करें WHO की, नीचे वैसे मैंने डाला है, वो बाद में देखेंगे। इसकी स्थापना 7 अप्रैल
1948 को की गई है और 7 अप्रैल को ही आप क्या बनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है, 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किसको चुना गया है, तो मेजर राधिका सेन जी को इस पद के लिए चुना गया है। और ये जो अवार्ड है इसको प्राप्त करने वाली दूसरी इंडियन है। इससे पहले मेजर सुमन गवानी जी को यह अवार्ड दिया जा चुका है। तो ये सेकंड बनी है मेजर राधिका सेन जी। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय सेना की मेजर राधिका सेन को 2023 के यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के लिए चयनित किया गया है। यह पुरस्कार महिलाओं और लड़कियों को एक शांति रक्षक के रूप में उनके समर्थन को स्वीकृति देता है। यहां पर आप नीचे पढ़ भी सकते हैं। मेजर राधिका सेन यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली दूसरी भारतीय शांति रक्षक हैं। उनसे पहले साउथ सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवारत मेजर सुमन गवानी ने यह सम्मान 2019 में प्राप्त किया था। इसके अलावा कुछ हाल के पुरस्कार और देख लेते हैं जो चर्चा में है। ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार अभी जो 77 में आपके कांस फिल्म फेस्टिवल हुए हैं फ्रांस में, वहां पर सेकंड हाईएस्ट ये पुरस्कार माना जाता है। ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार ये भारतीय फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया जी को दिया गया है। इनकी मूवी है ऑल वी इमेजिन इज लाइट के लिए। इसके अलावा जो इस 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल का जो बेस्ट अवार्ड है या टॉप का जो अवार्ड है वो है पाम डी ओर पुरस्कार। इसको अमेरिकी निर्देशक सीन बेकर को दिया गया है। उनकी फिल्म है अनोरा इसके लिए। इसके अलावा द इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड 2024-25 तो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन NHPC को दिया गया है। अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार ये यूनाइटेड किंगडम के द्वारा दिया जाता है और बकिंगम पैलेस में ये दिया गया किसको, उत्तर प्रदेश के बहराइच। ठीक है, बहराइच की है आरती जी। तो इनका एक पिंक रिक्शा है, उसको लेकर ये वहां पर पहुंची थी। तो इनको अभी अवार्ड ये दिया गया है। एक सत्र में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं, तो देखिए इन्होंने एक ही सेशन में 2 बार इन दोनों चोटियों पर फतह की है और ये पहले इंसान ऐसे बन गए हैं। नाम है सत्यदीप गुप्ता जी। इसके बारे में आप नीचे यहां पर पूरा पढ़ सकते हैं। और देखते हैं माउंट एवरेस्ट और भी वजह से चर्चा में है लगातार। फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट 30 टाइम्स। देखिए माउंट एवरेस्ट पर 30 टाइम या 30 बार चढ़ाई करने वाले पहले पर्सन कौन है, कामी रीता शेरपा जी। और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, अभी तक किसी ने इतनी बार इस पर चढ़ाई नहीं की है। यंगेस्ट इंडियन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, भारत की तरफ से सबसे यंगेस्ट कौन बनी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है, काम्या कार्तिकेयन जी ने। और सबसे ओल्ड कौन बनी है जिन्होंने अभी हाल ही में माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था, ज्योति रात्रे जी, ये भोपाल की रहने वाली। ये सब तीनों फैक्ट आप याद रखिएगा, अभी इस वजह से लगातार ये चर्चा में बना हुआ है। कैंपी फ्लेग्रेई जो हाल ही में खबरों में था, किस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो अभी यहां पर पिछले 10 या 15 सालों में सबसे भयानक भूकंप इस क्षेत्र में आया है और ये इटली में उपस्थित एक सुपर वॉल्केनो क्षेत्र है। ठीक है, इटली, यहां पर आप देख सकते हैं ये इटली के नेपल्स के पास ये स्थित है। ये है नेपल्स और यहां पर आपको दिखेगा कैंपी फ्लेग्रेई। ये पूरा देखिए कोई एक वॉल्केनो नहीं है, पूरा ये एक क्षेत्र है। ठीक है, रीजन है जिसमें आपको कई सारे काल्डेरा दिखाई देंगे। काल्डेरा वो बनता है जब आपका ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है उसमें और वो अपने टॉप पोर्शन को डैमेज कर लेता है, वहां पर धीरे धीरे कर आप देखेंगे ऊपर एक सर्कल सा बन जाता है जिसमें कभी कभी पानी इकट्ठा भी हो जाता है। ठीक है, तो काल्डेरा उसे बोला जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। कैंपी फ्लेग्रेई अंग्रेजी में फ्लेग्रेंट फील्ड्स के रूप में इसको जाना जाता है। इटली के नेपल्स के आसपास स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। पास के माउंट विसुवियस के विपरीत, तो आपको पता होगा इटली में एक और बहुत फेमस ज्वालामुखी है माउंट विसुवियस। यह एक ज्वालामुखी प्रणाली है। देखिए वो सिंगल ज्वालामुखी होते हैं, लेकिन ये पूरा एक ज्वालामुखी का सिस्टम है जिसके कई केंद्र, एक काल्डेरा जो मैंने आपको बताया इसके भीतर स्थित है। तो यहां पर आपको कई सारे काल्डेरा दिखाई देंगे। इसके अलावा एक और इटली का क्षेत्र बहुत अभी चर्चा में था, पोम्पेई। पोम्पेई में एक बहुत पुराना बैंक्वेट की दीवार यहां पर पुरातत्वविदों को मिली थी और ये इटली में ही स्थित है। इसके अलावा एक और बहुत फेमस ज्वालामुखी है इटली का, माउंट एटना। ठीक है, ये भी आपका इटली का ही एक ज्वालामुखी है। इसके अलावा कुछ और माउंटेन्स और ज्वालामुखी देखते हैं जो चर्चा में रहे। माउंट मुंगालो, ये आपका पपुआ न्यू गिनी में है। देखिए ये क्यों चर्चा में है, बहुत भयानक इसमें अभी लैंडस्लाइड हुआ है, भूस्खलन हुआ है जिसमें नीचे स्थित एक पूरा का पूरा गांव ही इसमें दब गया है। और पपुआ न्यू गिनी की न्यूज एजेंसियों के अनुसार लगभग 2000 लोगों के
इसमें दबे होने की आशंका है। तो काफी बड़ा ये आपदा इस बार अभी हाल ही में आई है। तो माउंट मुंगालो पपुआ न्यू गिनी में स्थित है। माउंट इबू, इसमें भी अभी हाल ही में विस्फोट हुआ था, इंडोनेशिया में उपस्थित एक वॉल्केनो है। माउंट नेमरुत टर्की में उपस्थित एक वॉल्केनो है। पायरेनीज माउंटेन, ये फ्रांस और स्पेन के बीच की नेचुरल बाउंड्री है। ला कुम्ब्रे ज्वालामुखी, ये इक्वेडोर में स्थित है। तो ये सारे ज्वालामुखी अभी और पहाड़ियां अभी चर्चा में थी। हाल ही में खबरों में आई शरावती नदी किस राज्य में स्थित है? तो शरावती नदी आपके कर्नाटक या वेस्ट कर्नाटक से निकलती है। और एनजीटी ने इसका जो कोस्टल एरिया है या कोस्टल जोन है, वहां पर जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है और अवैध या इलीगल सैंड माइनिंग या रेत का खनन वहां पर चल रहा है, उसको रोकने की बात अभी एनजीटी ने की है। और अगर बात करें, इसके ऊपर एक बहुत फेमस वाटरफॉल बनता है, जोग, ठीक है, जोग वाटरफॉल, लगभग 250 मीटर से ज्यादा ऊंचा ये वाटरफॉल है और काफी ज्यादा ऊंचाई से इसमें पानी गिरता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और बहुत शानदार ये लगता है। तो कर्नाटक याद रखिएगा, पूरा इसके बारे में थोड़ा सा देख भी लिखते हैं। यह पश्चिमी कर्नाटक राज्य की एक नदी है। यह भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली कुछ नदियों में से एक है और नदी बेसिन का एक बड़ा हिस्सा पश्चिमी घाट में स्थित है। अपने रास्ते में शरावती भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक जोग फॉल्स बनाती है, जो लगभग 253 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। तो बहुत अच्छा ये लगता है। इसके अलावा देखिए कुछ और वाटर बॉडीज जो चर्चा में रही हैं वो मैंने डाली है। ये देखिए 5 वाटर बॉडीज है, मैं आपको बताता हूं ये क्या है। ये है आपका 5 न्यू रामसार साइट, ठीक है। अभी तक भारत में 75 रामसार साइट्स थी, अब इन 5 रामसार साइट्स को जोड़ा गया है। अभी फरवरी में 2 फरवरी को आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है, ठीक है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस, उस दिन इन 5 साइट्स को जोड़ा गया है। अब 5 के नाम आप देख लीजिए, अभी चर्चा में है। अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ये कर्नाटक में है। अघा नाशिनी या अघा नाशिना ऐश्वरी कर्नाटक में है। मगादी कारे, ये कर्नाटक में है। तो 3 कर्नाटक की साइट हैं, 2 आपके तमिलनाडु की हैं। कराई वेट्टी बर्ड सेंचुरी, ये तमिलनाडु में है। लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, ये तमिलनाडु में है। भारत में अगर बात करें टोटल 80 रामसार साइट हैं, सबसे ज्यादा है तमिलनाडु में 16, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वेटलैंड डे की इस बार अगर थीम की बात करें तो वेटलैंड्स फॉर ह्यूमन वेलबींग, ठीक है। तो वेटलैंड्स फॉर ह्यूमन वेलबींग इसकी थीम रही, 2 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में खबरों में रहा नामेरी राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नामेरी आपका है असम में स्थित, ठीक है। और यहां पर देखिए हिमालयन सीरो एक ये जानवर होता है, इसकी अभी स्पॉटिंग इस टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क में की गई है। हिमालयन सीरो इसको बोला जाता है। यह असम के सोनतपुर जिले के उत्तरी भाग में स्थित है। देखिए इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर आप पढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश का पक्के टाइगर रिजर्व इसके उत्तर में स्थित है। तो एक और टाइगर रिजर्व आपको यहां से मिल गया, पक्के टाइगर रिजर्व, जो अरुणाचल प्रदेश का टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा देखिए असम का कुछ और हम देख लेते हैं, नेशनल पार्क देख लेते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख लेते हैं, ताकि हमारा रिविजन यहीं पर हो जाए। तो ये पूरी असम के नेशनल पार्क की सूची है। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी जिसको ओरांग नेशनल पार्क बोला जाता है, और राईमोना नेशनल पार्क। तो ये 7 नेशनल पार्क आपके असम के नेशनल पार्क है। डिब्रू साइखोवा आपका बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा अगर टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये आपके 4 टाइगर रिजर्व असम में स्थित है, ओरांग टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व और नामेरी टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये याद रखिएगा। और जो हमने बात करी है पक्के, वो आप देखेंगे यहां पर आपको दिखेगा, पक्के टाइगर रिजर्व आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में कामलांग टाइगर रिजर्व है और नामधापा टाइगर रिजर्व है। नामधापा देखिए क्यों फेमस है, इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट यानी भारत का सबसे पूर्वी नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व ये है, ठीक है। अगर आपसे पूछे इंडिया का सबसे पूर्वी नेशनल पार्क कौन सा है तो नामधापा नेशनल पार्क ही है, ठीक है। तो ये हमारे सारे मैप से हमने देख लिया, आगे चलते हैं। कुछ और जो प्रोटेक्टेड एरिया या संरक्षित क्षेत्र चर्चा में रहे हैं वो देख लेते हैं। सोनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है। शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में है। ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में है, यहाँ पर अभी रेड पांडा की साइटिंग हुई है। पावंगपुई नेशनल पार्क एक प्लांट स्पीशीज की खोज यहाँ पर की गई है, मिजोरम में स्थित है। इसको ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क भी बोलते हैं। इस नेशनल पार्क में मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है पावंगपुई पीक,
या फावंगपुई चोटी, उसी के नाम पर इसका नाम ये रखा गया है। वाइल्ड एस सेंचुरी गुजरात में स्थित है। अभी 10वां वाइल्ड एस पॉपुलेशन एस्टिमेशन यानी जंगली गधों की जनसंख्या का एक अनुमान लगाने की प्रक्रिया वहां पर चल रही है, 10वीं। तो ये हमें याद रखना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में स्थित है। एटूर नगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तेलंगाना में स्थित है। ये भी अभी जंगल में लगी आग के कारण चर्चाओं में थी। हाल ही में खबरों में रहा गोल्डन राइस किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो गोल्डन राइस अभी चर्चा में था और ये आपको पता होगा विटामिन ए, जिसका केमिकल नेम है रेटिनॉल, इसका एक प्रसिद्ध स्रोत माना जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हाल ही में फिलीपींस की एक अदालत ने आनुवंशिक रूप से संशोधित यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस और बीटी बैंगन, यानी जैसे हमारे यहाँ बीटी कॉटन होता है, बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया उसमें होता है, सॉइल बैक्टीरिया, इसके व्यावसायिक प्रसार के लिए जैव सुरक्षा या बायो सेफ्टी का जो परमिट है उसको रद्द कर दिया है। इसलिए दोनों अभी चर्चा में हैं। यहां पर आप देखेंगे इसमें क्या होता है, आपका बीटा कैरोटीन होता है। इसे विटामिन ए की कमी के खिलाफ लड़ाई में एक मूल्यवान संपत्ति बनाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी आपको होती है? रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस। नीचे मैंने दोनों चीजें डाल दी हैं, देखिए आपके लिए रिवीजन के लिए। विटामिन के जो केमिकल नेम है वो डाल दी हैं और विटामिन की कमी से जो बीमारियां होती हैं वो दोनों के स्क्रीनशॉट मैंने डाल दी हैं। विटामिन बी आप जरूर पढ़ लीजिएगा, विटामिन बी तो बहुत पूछता रहता है, ठीक है। तो विटामिन ए आप देखेंगे, रेटिनॉल इसका केमिकल नेम है, उसकी कमी से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस होती है। किस कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग प्रणाली, जो आपने देखा होगा एमआरआई आप कराते हैं हॉस्पिटल्स वगैरह में, उसकी पहली इंडिजिनस मशीन या इसकी प्रणाली का घरेलू स्तर पर निर्माण किया है? तो यह है आपकी फिशर मेडिकल वेंचर्स ने पहली एमआरआई स्वदेशी टेक्निक से मशीन बनाई है। इसके अलावा कुछ और देखते हैं जो फर्स्ट अभी चर्चा में रहे हैं। पहले गेल इंडिया लिमिटेड फर्स्ट हाइड्रोजन फैसिलिटी। तो गेल इंडिया लिमिटेड की पहली हाइड्रोजन फैसिलिटी कहां पर बनी है? विजयपुर मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क प्रयागराज में। फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट कहां पर हुई थी? ब्रसेल्स बेल्जियम में आयोजित की गई थी। पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन भारत के एक एंटरप्रेन्योर है, इन्होंने बनाया है सौरभ एच मेहता ने, और इसका नाम दिया गया है नोट। नोट की फुल फॉर्म है नो ऑफेंस टू अर्थ, यानी पृथ्वी को कोई भी नुकसान ना पहुंचाना। इसके अलावा पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया में कौन बना है जिसको जीरो वेस्ट टू लैंडफिल यानी ZWL का टैग मिला है? तो ये बना है तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला। इसके अलावा दुनिया की पहली 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप अभी कौन से देश ने लॉन्च किया था? जापान ने। तो ये अभी पहले कुछ चर्चा में बने हुए थे। हाल ही में किस संगठन ने वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो ये किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, जो यूनाइटेड नेशंस में इंडिया का परमानेंट मिशन है और UN ने साथ में मिलकर ऑर्गेनाइज किया है। यहां पर अगर आप देखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन गठन 7 अप्रैल 1948 और मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके अलावा और जो कॉन्फ्रेंस और समिट्स अभी चर्चा में रही हैं वो देख लेते हैं रिवीजन के लिए। 33वां अरब लीग कॉन्फ्रेंस ये मनामा बहरीन में आयोजित किया गया। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और न्यूक्लियर सिक्योरिटी, जिसको आइकॉन्स 2024 बोला जा रहा था, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसके द्वारा यह ऑर्गेनाइज किया गया और इसके जो इस बार चेयरपर्सन थे वो था कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। इन दोनों की अध्यक्षता में यह आयोजित की गई थी। कहां पर? वियना ऑस्ट्रिया में। 10वां वर्ल्ड वाटर फोरम बाली इंडोनेशिया में, और यहां पर एक वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट पब्लिश की है वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, उसको याद रखिएगा। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट अबू धाबी UAE में। फर्स्ट समिट ऑन क्लीन कुकिंग इन अफ्रीका, ये पेरिस में आयोजित की गई। 46वीं अंटार्कटिक ट्रीटी कमेटी मीटिंग कोची केरला में आयोजित की जाएगी। और वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 ये रॉटरडैम नीदरलैंड्स में आयोजित की गई। एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पर्वतारोही का क्या नाम है? तो पूर्णिमा श्रेष्ठ नेपाल की हैं। इन्होंने एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर इतिहास रच दिया है और ऐसा करने वाली ये पहली महिला बन गई है। अभी तक किसी ने ऐसा नहीं किया है। संयुक्त राष्ट्र सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष 29 मई को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या रही? फिट फॉर द फ्यूचर बिल्डिंग बेटर टुगेदर, ये इस बार इसकी थीम है। और ऊपर हमने अवार्ड पढ़ लिया है, जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? राधिका सेन जी को मिला है। इसके अलावा कुछ और जो फैक्ट है चर्चा में देख लेते हैं। विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड फुटबॉल डे कब मनाया गया? 25 मई को मनाया गया अभी 2024 में। इंटरनेशनल मार्खोर डे पहला
अब मनाया जाएगा 24 मई को अगली बार, क्योंकि अभी इसकी घोषणा हुई है कि अब प्रतिवर्ष 24 मई को हम इंटरनेशनल मार्खोर डे मनाएंगे। मार्खोर मैं आपको बता चुका हूं पाकिस्तान का स्टेट एनिमल, ठीक है, वाइल्ड गोट या जंगली बकरी की प्रजाति है और अपने स्पेशल सींग, इस तरीके के स्पाइरल सींग इसके होते हैं, उसके लिए जानी जाती है। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को मनाया जाता है। इस बार थीम क्या रही? बी अ पार्ट ऑफ द प्लान। और वर्ल्ड रिफ्यूजी डे ये कब मनाया जाता है? 20 मई को मनाया जाता है। थीम क्या रही? होप अवे फ्रॉम होम। किस वित्तीय निकाय ने प्रवाह पोर्टल अर्थात प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड अथॉराइजेशन यानी प्रवाह शुरू किया है? तो आरबीआई ने अभी हाल ही में 3 पहल स्टार्ट की है, जिसमें एक है प्रवाह पोर्टल, दूसरा है रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और तीसरा है फिनटेक रिपोजिटरी। ये तो ये 3 अभी इनिशिएटिव्स आरबीआई के द्वारा शुरू किए गए हैं। प्रवाह पोर्टल याद रखिएगा, हो सकता है सीधे आपसे पूछ ले। इसके अलावा कुछ और पोर्टल जो चर्चा में रहे हैं वो देख लेते हैं। जीसैप स्किल्स प्लेटफॉर्म, ये अभी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने लॉन्च किया है। आईयूसीएन की बात करें तो इसकी स्थापना 1948 में की गई है। हेडक्वार्टर इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। पहले इसको इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर के नाम से जाना जाता था, फिर 1956 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नाम इसको दिया गया है। इसके द्वारा रेड डेटा बुक 1964 से लगातार पब्लिश की जा रही है। बीमा सेंट्रल एक प्लेटफॉर्म है जो भारत का है। फर्स्ट बीमा पोर्टफोलियो प्रबंधन मंच यानी बीमा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फोरम है और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। सीडीपी सुरक्षा प्लेटफॉर्म, ये बागवानी किसानों को सब्सिडी देने के लिए एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है। इसके अलावा भविष्य पोर्टल किसके लिए है? पेंशन भोगियों के लिए एक एकीकृत पोर्टल है। किसके साथ इसको डेवलप किया गया है? बैंक ऑफ इंडिया की साझेदारी में इसको डेवलप किया गया है। तो ये सारे पोर्टल अभी चर्चा में बने हुए थे। कौन सी कंपनी चेन्नई के पास भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण शुरू करेगी? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस और अदानी में लगातार बोली लगाने को लेकर इसमें काफी फाइट हुई थी 2022 में और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अल्टीमेटली ये बिड जीत ली थी। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 12 साल पहले चेन्नई के पास माप्पेडू में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की परिकल्पना की गई थी। तो चेन्नई के पास है माप्पेडू, वहां पर यह बनाया जाएगा। इसके अलावा कुछ और जो चर्चा में रही है जगह है वो देख लेते हैं। वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी बाय टोक्यो यूनिवर्सिटी, तो दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला अभी टोक्यो यूनिवर्सिटी ने इसका स्टार्टिंग की है। कहां पर? एंटोफगास्टा क्षेत्र है आपका अटाकामा चिली में। अटाकामा आपको पता है दुनिया का सबसे ड्राईएस्ट या सूखा मरुस्थल है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर एंड स्टोरेज फैसिलिटी, तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से सोखने की सबसे बड़ी फैसिलिटी जिसका नाम रखा गया है मैमथ, ये कहां पर बनाई गई है? आइसलैंड में डेवलप की गई है। आइसलैंड में एक इनएक्टिव स्ट्रेटो वॉल्केनो है, वहां पर ये बनाई गई है। इसके अलावा मित्सोन या मायात्सोन डैम प्रोजेक्ट, ये याद रखिएगा, मायात्सोन डैम प्रोजेक्ट किसका है? म्यांमार में बनाया जा रहा है, लेकिन ये चाइना के द्वारा डेवलप किया जाएगा। 2011 में इसकी परिकल्पना की गई थी, लेकिन जनता के विरोध के कारण इसको रोक दिया गया था। अब म्यांमार में मिलिट्री शासन चल रहा है, वहां पर इन्होंने दोबारा इसको रिवाइव करने की बात की है। और म्यांमार की एक बहुत फेमस नदी है इर्रावाडी, उसके ऊपर ये डेवलप किया जाएगा। तो मित्सोन नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो यही सारे करंट अफेयर्स हमारे चर्चा में रहे हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।